उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज और अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय सोनभद्र दौरा। राज्यपाल के दौरे के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विधानसभा घेराव। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पुलिस ने प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। वीर शहीद राजेंद्र नाथ लहिड़ी का बलिदान दिवस मनाया गया। जिला कारागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। वीरों के सम्मान में दी गई सलामी। महाकुंभ के लिए सरकार की विशेष तैयारियां। श्रद्धालुओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय नगर बसाया जाएगा। 4000 हेक्टेयर में विस्तारित नगर में 7 उपनगर होंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। आपको बता दें, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा। कहा, कल संसद में कांग्रेस की नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। हमने 6 लाख युवाओं को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी के साथ इजराइल में नौकरी के लिए भेजा है। इजराइल के राजदूत ने कहा है कि वो और भी नौजवानों को यूपी से लेकर जाएंगे। जब वो नौजवान हर महीने 1.5 लाख रुपए भेजते हैं तो इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग मिलता है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय भारत के राष्ट्रीय औसत की 1/3 थी। आज हम इसे दोगुना करने में सफल हुए हैं। आने वाले 5 सालों में ये राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो जाएगी। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं
वे इसके लिए अधिकृत होते हैं, वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश किए बगैर न केवल हमारी नियुक्ति भी है बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं इस एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में, दूसरा प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति, इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर सोनभद्र जाएंगी। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी, साथ ही अधिकारियों के संग बैठक भी करेंगी। मंगलवार को उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल एनटीपीसी रिहंद में बने हेलीपैड पर वो उतरेंगी और यहां से सीधे एनटीपीसी के विश्राम गृह जाएंगी। रिहंद के सभागार में विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। इसके बाद 19 दिसंबर को सेवा कुंज आश्रम चपकी पहुंचेंगी, जहां आदिवासी वनवासी समाज के लोगों को वनाधिकार पट्टे के खतौनी का वितरण करेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट भी प्रदान करेंगी। यूपी में आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हमारे सारे बब्बर शेर डटे हैं। निश्चित तौर पर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देगा। आज किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चे जलकर मर रहे हैं। ये हमारे सारे बब्बर शेर, जितने भी कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर है, सब डटे हैं। निश्चित तौर पे अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर योगी को जवाब देगा और योगी को घुटने पर बैठने पर मजबूर करेंगे हम लोग कि आज जो अत्याचार किसानों के साथ ये कर रही है सरकार, हमारे पूरी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारे बच्चे जल के मर रहे हैं। आज किसान का कोई सामान खरीदा नहीं जा रहा, किसान को के खाद में भी चोरी हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बहराइच को जला दिया, संभल को जला दिया। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर लड़ेगा। अब ये संख्या आप गिनिए, आज पूरे लखनऊ पटा रहेगा, गली गलियारा सब भरा रहेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता। आम जनता का समर्थन, कांटे वाली बैरिकेडिंग लगाकर हमारे लोगों की जान लेना चाहते हैं, पर हमारे फौलादी इरादों को कांटे वाली बैरिकेडिंग में नहीं रोक पाएगी। लूट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार और योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, संभल की घटना, बहराइच की घटना और खासकर जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देकर
मुद्दों पर आधारित विषयों को पूरी तरह समाप्त करने की ये कोशिश है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है, राजनीतिक लोगों को रोकने की कोशिश है। मैं समझता हूं ये कायर सरकार है, डरी हुई सरकार है, इसलिए इस तरह का कृत्य कर रही है। लोकतंत्र है, हम तो आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो सरकार समय समय पर लोगों को रोकने का काम, मुकदमा लिखने का काम, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का काम करने का कार्य कर रही है, निश्चित रूप से ये कायर सरकार है। गोंडा के जिला कारागार में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिवस मनाया गया। देश के वीरों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए सलामी दी गई। साथ ही हवन का आयोजन किया गया और पुलिस बैंड के साथ भी सलामी दी गई। साथ ही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद जियाउर रहमान वर्क की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सांसद के घर विद्युत विभाग की टीम पहुंची। सांसद ही पुलिस बल भी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पुराने मीटरों को उखाड़कर सील कर दिया गया। साथ ही मीटरों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने बताया, सांसद के घर पर नया मीटर लगाया गया। वहीं एएसपी ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था की मांग पर पुलिस बल को भेजा गया था। सरकारी है वो भी हमारे साथ बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आप क्या बिजली के जो सरकारी है वो भी हमारे साथ बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आप क्या बिजली विभाग? अच्छा, तो मीटर क्या सांसद जी के घर पे अभी नहीं लगा हुआ था क्या? मीटर लगा हुआ था, सारे पुराने मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स में परिवर्तित किया जाना है। उसी के अंतर्गत ये RDSS योजना में भी काम हो रहा है। आसपास सभी जगह बदल दिए गए हैं, यहाँ भी परिवर्तन किया जाए। इसी को पुलिस को भी आपने सूचना दी थी क्या कि वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कुछ और रस्म हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर पुलिसकर्मी और अतिरिक्त सुरक्षा बल गया है? सिर्फ सुरक्षा यहाँ पर पुलिस कुछ अच्छा क्या बिजली चोरी की घटनाएं भी यहाँ से कुछ ऐसी चीजें सामने आई? आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, क्या सांसद के घर से बिजली की चोरी आप कह रहे हैं? आसपास के लोग, ठीक है। तो ये पहुंचे भारी फोर्स है और बिजली कर्मचारी भी है। क्या कार्यक्रम है सांसद के आवास में? आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा विद्युत चोरी घटना रोकने के लिए और अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी। इस संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल प्रदान किया गया है और जिससे वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। पुलिस बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कानून व्यवस्था इसी तरह की। सांसद के आवास पर क्या हो रहा है? स्मार्ट मीटर वगैरह विद्युत विभाग द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा फोर्स जो डिमांड की गई थी वह उन्हें प्रदान की गई। महानगरों में संचालित इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही जिले के विभिन्न मार्गों पर चलेंगी। इसके लिए सोनभद्र डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। परिवहन निगम ने इसके लिए 26.5 लाख रुपए बिजली निगम को दे दिए हैं। जल्द ही चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर दी जाएगी। यहाँ एक साथ 5 से 6 वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। दरअसल पर्यावरण संरक्षण को लेकर महानगरों में ई बसों का संचालन किया जा रहा है। अब इसे महानगरों के बाहर उतारने की तैयारी है, जिसमें वाराणसी शक्तिनगर मार्ग रोडवेज के मुनाफे वाले रूट में शामिल है। सोनभद्र डिपो में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट के व्यवस्था की जा रही है, तो क्या है ये मामला पूरा? ये देखिए, जो बसें चाहे बनारस की तरफ से आएंगी, इलाहाबाद की तरफ से आएंगी, उसकी एक लिमिट दूरी के बाद चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन बसों के चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक विभाग से हमने एस्टीमेट करवाया है। 26.5 लाख रुपए का उन्होंने एस्टीमेट दिया और पैसा भी विभाग ने खाते में उनके डाइवर्ट कर दिया है। अब वो बनाना शुरू करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। कल उनके आदमी आए थे, देखो के गए हैं, अब वो बनाना शुरू कर देंगे। तो लगभग ये कब तक बन के तैयार होने की उम्मीद है? अब बनाने वाला हो सकता है 1 महीने के अंदर ही बन के तैयार हो जाए। तो इससे यहाँ पे जो यात्री हैं क्या उनको भी सुविधा इसके मिलेगी? क्या इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलबे करेगी, उसका हो सकता किराया भी कम हो। इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा उनको मिलेगी। जब बसें यहाँ आएंगी तो उसी बस पर बैठ के लोग जाएंगे भी।
सोनभद्र में पुलिस ने कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया है। दरअसल कांग्रेस नेता विधानसभा घेराव की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। रॉबर्ट संघ में पुलिस ने कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शत्रुंजय मिश्रा को हिरासत में लिया और उनके निवास पर ले जाकर छोड़ दिया और हाउस अरेस्ट कर लिया। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, जिसके चलते पुलिस पहले ही अलर्ट थी और हाउस अरेस्ट कर कांग्रेस नेताओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के कर्मचारियों को बंधक बनाया था, साथ ही डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी के उपकरण खरीदने वाले कबाड़ी को भी हिरासत में लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुट गई है। महोबा में मकान और जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ और फायरिंग भी की गई, जिसमें महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अजनगर थाना क्षेत्र के कथोरा गाँव का है। थाना अजनर ग्राम कैथौरा में 2 सजातीय पारिवारिक पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस ने जाकर मजरूबों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनकी हालत को स्थिर बताया गया। आक्रामक सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इस घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। झांसी में युवक को उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। मामला टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने उधारी के पैसे मांगे, जिससे गुस्साए दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, युवक के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते युवक के माता पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। हमारे टोडी फतेहपुर में घटना घटी, उसमें हमारे बेटे के ऊपर पहले गाड़ी चढ़ा दी दीपेंद्र नहरवाल ने। इसके बाद गाड़ी में 5-6 लोग सवार थे, उसमें रितेश लोधी, आदेश लोधी और दीपेंद्र नहरवाल, एक मनोज कुशवाहा, चारों लोग और 4-5 लोग और थे जिनका हम नाम नहीं जानते। इन लोगों ने कुल्हाड़ी फैसे से हमारे बेटे के ऊपर हमला किया और ये समझ लो आप, जान से ही मार के ये लोग छोड़ गए मस्जिद के पास। सहारनपुर में पिता की हत्या का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अवैध संबंधों के चलते पिता की हत्या कर दी। इस वारदात में मृतक के भाइयों ने भी बेटे का साथ दिया। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है, साथ ही आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो दोनों भाइयों पीछे के रास्ते से आए और ये अपने कमरे से आया और तीनों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद जो दोनों उसके भाइयों पीछे के रास्ते से अपने अपने घर चले गए और ये अपने कमरे में आकर सो गया। और सुबह जब 6-6:30 बजे जब सूर्योदय हुआ और जब घर के लोग जागे, तब इस बात का पता चला और तब इन्होंने पुलिस को बताया। बट पुलिस ने और स्वाट टीम ने मिलकर जब अलग अलग एंगल पर इनसे बात की और इनके बयानों में जब विरोधाभास पाया, तब इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। और इनकी निशानदेही से जो है अवैध तमंचा 12 बोर और 315 बोर पुलिस ने बरामद किया है और इनके पास से जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं और आज इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
बिजनौर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला काजीवाला थाना क्षेत्र के मंडावर का है, जहां जंगल में चरण सेनी नामक व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों का कहना है कि चरण सेनी 14 दिसंबर को घर से दवाई लेने का कहकर निकला था, उसके बाद घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जी यो मेरा जोना साला है बड़ा, और ये काजीवाले गांव के रहने वाले थे, और ये जो है 14 तारीख में दवाई लेने के लिए गए थे, और ये जो है दवाई लेकर घर लौटे नहीं है। तो घर वालों ने जो ना शाम को बाट देख के ढूंढा तो ये नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन ढूंढा 15 तारीख में, तब भी नहीं मिले। फिर 16 तारीख में जो ना एक जगह सूचना मिली कि एक लाश पड़ी है। तो घर वाले जब परिजन गए तो वहाँ पेड़ से टंगा हुआ ये मिला सब इसका, और रस्सी टूट गई थी, गले में फंदा था। नीचे पड़ा हुआ मिला? ये नीचे पड़ा हुआ मिला जी, पैरों में चप्पल थी। ये थाना मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम इच्छावाला के जंगल में एक वहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं चरण सिंह, उनका शव मिला है। 40 साल 42 साल के आसपास इनकी उम्र है। 5 बच्चे हैं इनके। जो गांव वालों ने बताया कि शराब पीने के आदी थे, और जहां पे इनकी बॉडी मिली है वो एक पेड़ के नीचे मिली है। वहां पे ऊपर पेड़ पे रस्सी बांधकर फिर उससे लटक के मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। आज जो उनके परिवारीजनों से पूछताछ की, उनको भी किसी पर उन्होंने शक नहीं जताया। बॉडी पे कहीं कोई और इंजरी का मार्क नहीं है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके अनुसार ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में मंगलवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। ईंट पत्थर चले। इतना ही नहीं, इस दौरान फायरिंग भी की गई। विवाद में दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम पीर बहेड़ा से हवाई फायर और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में एक लड़का और लड़की के शादी करके बाहर जाने को लेकर यह विवाद था, और इस विवाद में दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर ईंट के द्वारा वार किया गया, जिसमें लगभग 11 लोगों के चोटें आई हैं। जितने भी चोटिल हैं उन सभी को मेडिकल और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसमें एक व्यक्ति के संभवतः छर्रे से चोट लगी है, जिसकी पुष्टि मेडिकल में की जाएगी। इसमें अभी मौके पर शांति है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।